हेलो एवरीवन। अब मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है विंड्स। विंड से शुरू करते हैं। विंड्स क्या होती हैं? एयर इन द मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं विंड्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी एयर मोशन में होती है उसको विंड्स बोलते हैं। विंड्स के क्या कारण होते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है और कॉर्लिस फोर्स होता है। ये तीनों याद रखना, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं एग्जैक्टली। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में एक और चीज भी होती है, वो होती है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अभी बताता हूँ उसके बारे में। फ्रिक्शन फोर्स तो पता ही है हमको। कॉर्लिस फोर्स, कॉर्लिस फोर्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या चीज मुझे याद रखनी है कि कोरिलेस फोर्स कैसा होता है, मतलब कोरिलेस फोर्स क्या होता है कि जब हम नॉर्दर्न में जाते हैं तो वो राइट की ओर मूव करता है, साउथर्न में जाते हैं तो वो लेफ्ट की ओर मूव करता है। किस किस चीजों पे कोरिलेस फोर्स डिपेंड करता है? वो होता है विंड की वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोरिलेस फोर्स बढ़ेगा। विंड अर्थ तेज से रोटेट करेगी तो कोरिलेस फोर्स बढ़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है लैटिट्यूड पे। जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कोरिलेस फोर्स हमारा बढ़ता है। और जहां तक ये भी बात है कि मैक्सिमम होता है पोल्स पे और एब्सेंट होता है इक्वेटर पे। ये 2024 में क्वेश्चन भी लाया हुआ था। ठीक है, इसी कारण जो होते हैं, इसी इसी फोर्स के कारण जो है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कभी फॉर्म नहीं होते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर के आसपास वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी फॉर्म नहीं होते। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की तरफ। तो जैसे कि मैं पर्सन में खड़ा हूं, ठीक है, तो जो हमारा एक ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट तुम जानती हो, ठीक है, मैं खड़ा हूं तो एक ये हो गया मेरे पास, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। और एक ये मेरे पास हो गया वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। तो जो मेरा वर्टिकल प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है इस हॉरिजॉन्टल वाले से। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर भी हम लोग ऊपर क्यों नहीं उड़ते हैं? वर्टिकल वाला जो है ज्यादा ही होता है, एक्सेप्ट करना, ठीक है, फिर भी हम लोग ऊपर क्यों नहीं उड़ते हैं? ठीक है ना, इसके पीछे का आंसर है कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो कहीं ज्यादा होती है इस वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से। ठीक है ना, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी में, इस बता रहा हूं मैं। वाई वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड। ये क्वेश्चन मेरा था कि हम लोग अपवर्ड विंड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं फील करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी है वो उसको नलिफाइड, मतलब ग्रेविटी मेरा ज्यादा है, कहीं ज्यादा है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से। देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट डिस्टर्बेंस, नहीं, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट से स्ट्रांग है कि नहीं है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर? मेरे पास जो है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आता है मेरे पास प्लेनेटरी विंड्स। ये इसमें एयर के, ये विंड्स के बारे में तो इतना ही है। फिर जो है मेरा विंड्स को क्लासिफाई किया जाता है कई कैटेगरीज में। एक होता है मेरे पास प्लेनेटरी विंड्स जो पूरे साल भर चलती हैं। तो ये तुमको पता ही होगा ये कैसे बनता है, ठीक है ना। ये कैसे, शुरुआत में क्या होता है कि इसे ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, इसी कारण ये ऐसा बनता है, फिर ये ऐसे बनता है, पता होगा ना। इसको ही हम लोग बोलते हैं, कौन सा, ये कौन सा साइकिल होता है? हार्डली से हार्डियल, हार्डली, ये देखो, हार्डियल, ये हार्डली सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हार्डली सेल बोलते हैं इसको। फेरल, फेरल सेल बोलते हैं। अब इसको हम लोग पोलर सेल, पोलर सेल तो पता ही है, लेकिन फेरल सेल बीच वाला ही, ध्यान रखना, बार बार भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं? इन्हीं को ही, जो ये विंड, जो ये वाली विंड्स होती हैं जो मतलब अर्थ के सरफेस तक चलती हैं, इनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इनको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। और इनको हम लोग पोलर विंड्स बोलते हैं। पोलर, ईस्टर्लीज, कुछ भी कह दो। और क्या होता है, जब जब ये बहती है तो इन पे कोरिलेस इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसी कारण इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी कारण इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और फिर ये ट्रेड विंड्स हो गई। अभी इनके बारे में मोर स्पेसिफिक मैं बताता हूँ कि प्लेनेटरी विंड्स हो गई, ठीक है। हम बताया ट्रेड विंड्स कौन सी होती है, वेस्टर्लीज कौन सी होती है, पोलर वेस्टर्लीज क्या होती है। ट्रेड विंड्स में एक खासियत है ध्यान देने वाली। तुम्हें पता, ये पूरा पूरा पता है क्या क्या चीज होती है, ठीक है। अब लेकिन जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कि ट्रेड विंड्स इट टेक्स अप द मॉइस्चर। देखो, ट्रेड विंड्स आर ड्राई, ये ड्राई होती है एंड स्टेबल इन द एरिया ऑफ द ओरिजिन, मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं ट्रेड विंड्स। इट टेक्स अप मॉइस्चर एंड कॉजेस प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन क्लाउड करती है इन द ईस्टर्न मार्जिन। जैसे कि मान लो कि ये, अब ये ऑब्वियसली ट्रेड विंड्स हैं, तो क्या करती हैं ये लोग, इससे जो है मॉइस्चर ले जा करके यहाँ पे जो है बरसात कर देती हैं, वहीं ये सूखी हो जाती है, इसी कारण जो है इस रीजन पे डिजर्ट होता है। बस ये पूरी बात यहीं पे लिखी हुई है कि जो लेफ्ट रीजन होता है, जो ईस्टर्न बजाय जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का एरिया होता है वो डिजर्ट होता है। इसके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट एरिया डिजर्ट होता है, इसके पीछे एक और रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ये कोल्ड ओशियन करंट्स होते हैं। ध्यान रखना, अगर हॉट ओशियन करंट्स होंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेशन और ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन अगर कोल्ड ओशियन करंट है तो फिर वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें मुझे बस यही याद रखना है। फिर मेरे पास वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज कैसी होती है पता है?
इसी तरह ही वेस्टर्ली जो साउथ में होती हैं उनमें कुछ नाम्स है। रोरिंग 40 है, ठीक है ना, ये याद रखना, रोरिंग 40 है, फ्यूरियस 50 है, सीयरिंग 60 है। ये ज्यादातर साउदर्न में ही होती हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में ही होती हैं। और ये क्यों होती है, क्योंकि ज्यादातर साउदर्न हेमिस्फेयर में ही क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं है साउदर्न हेमिस्फेयर में, इस कारण साउदर्न हेमिस्फेयर में होती है। पोलर स्टडीज के बारे में ज्यादा कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किसके बारे में, आईटीसीजेड के बारे में बात करने के लिए। आईटीसीजेड को 5 डिग्री से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक। और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मतलब जो ईयर होती है वो ज्यादातर जो है नॉर्मल रहती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। क्यों, क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, डोल्ड्रम रिफर्स टू, किसको डोल्ड्रम कहते हैं, अ बेल्ट ऑफ काल्म एंड लाइट वेरिएबल विंड्स नियर द इक्वेटर, इसी को ही हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद हॉर्स एटीट्यूड क्या होता है, ये 60 डिग्री पे, सॉरी ये 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर पड़ता है। यहाँ बताओ 30 डिग्री, बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर मेरे पास लो होगा, और प्रेशर, प्रेशर हाई होगा। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे, जब इस एरियाज में, ये मेरे पास हाँ हो गई, जब इस एरियाज में जब नावें जाती है ना, तो ऊपर से उनको फोर्स ज्यादा लगता है, ऊपर से, जैसे कि ये नाव है इसको ऊपर से फोर्स ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे हॉर्स जब लेके जाया करते थे तो इनको हॉर्स को फेंक दिया करते थे, इसी कारण इसको हॉर्स लेटीट्यूड इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आया हुआ है कि हॉर्स लेटीट्यूड के बारे में कहाँ गया क्वेश्चन। अभी वाले सारे क्वेश्चंस में करवाता हूँ, ठीक है। ये साउदर्न हेमिस्फेयर किधर गया यार, चलो करवाता हूँ, ठीक है। खासकर इसके अलावा कुछ और इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये भी हो गया, हॉर्स एटीट्यूड, आईटीसी रेट हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये सेल्स भी हो गए। हम्म, ये भी हो गया। हाँ, एक ये चीज ध्यान रखना कि ये भी दिया हुआ ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाई प्रेशर जोन होता है, ये कोरलिस का ही पार्ट है ये। जैसे कि ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, तो हाई प्रेशर में मैं हमेशा हाई प्रेशर वाले से कैलकुलेट करना। हाई प्रेशर में क्या होता है, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाएगी। अगर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो विंड किधर तरफ, कोरलिस फोर्स किधर तरफ लगेगा, इस तरफ की ओर लगेगा। तो फिर क्या होगा कि विंड ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये साइकिल हो गया ना, काउंटर नहीं, साइक्लिक हो गया ये, काउंटर साइक्लिक नहीं। तो ऐसे देख लो, हाई प्रेशर हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, मतलब क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लॉकवाइज हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, आईटीसी डेट के बारे में बता दी, डोल्डम कहते हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। अब हम जो करते हैं किसकी तरफ, सीजनल विंड्स की तरफ, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स मैंने बोले थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। अब दूसरा क्या हो गया मेरे पास, जो हो गया सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होती हैं कि जो कि कोई स्मॉल ड्यूरेशन टाइम चलती है, मतलब कोई सीजन बाय सीजन चलती है, मतलब नहीं सीजन बाय सीजन नहीं, कोई किसी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए चलती है। लोकल विंड्स तो पता ही है, सी ब्रीज हो गई, माउंटेन वैली हो गई, ब्रीज हो गई, ये बहुत ही कम, मतलब समझ रहे हो तुम क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। लोकल ही ब्रीज पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन क्या है, एक चीज बस याद रखनी है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे लोकल ब्रीज में मेरे पास क्या होगा, सी ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है कि वहां से आ रही है, ठीक है ना। ब्रीज का मतलब होता है आ रही है, जैसे सी ब्रीज है तो मतलब सी से आ रही है, तो मतलब ऐसी हवाएं सी ब्रीज कहलाएंगी, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या होती है, जो यहाँ से जा रही होती है। अब तो तुम्हें पता ही होगा ना कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो रहा है ड्यूरिंग दिन। ऐसे ही मेरे पास माउंटेन ब्रीज है और वैली ब्रीज है, ठीक है ना। माउंटेन ब्रीज मतलब कितना हो गया, कि मतलब कि मेरे माउंटेन से आ रही है, वैली ब्रीज मतलब कि माउंटेन से जा रही होंगी। तो बस ये थोड़ा एक याद रखना है मेरे को, क्या याद क्या रखना है ओवरऑल, ठीक है ना। किसे हम लोग, ये टर्म्स मुझे 2 याद रखने हैं, कौन कौन सी, कैटाबायोटिक और ये एनाबायोटिक। एनाबायोटिक किसे कहते हैं, कैटाबायोटिक किसे कहते हैं। अब ड्यूरिंग डे के दिन को क्या होगा कि ये जो मेरा ये जो सरफेस है, ये ज्यादा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर हाई इसका हो जाएगा। प्रेशर, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स जाएंगी, तो मतलब वैली से जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि वैली ब्रीज हो गया। वैली ब्रीज क्या हो गया मेरे पास, वैली ब्रीज को ही, मतलब ड्यूरिंग डे के दिन वैली ब्रीज होता है, ठीक है। वैली ब्रीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबैटिक, ठीक है ना। वैली ब्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबैटिक। माउंटेन ब्रिज है, सुबह टाइम होता है, इसे हम लोग एनाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन ब्रिज को क्या बोलते हैं, काटाबैटिक, ठीक है ना। माउंटेन जब आएंगे तो काट कट के आएंगे, तो काटाबैटिक ध्यान रखना, ठीक है। यही बस मुझे इसमें से याद करना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ था। सीजनल विंड्स मतलब लोकल विंड्स यही हो गए मेरे पास। फिर इसके बाद जो टर्म्स है, विंड्स मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है।
चलो इसके बाद छोटा सा टॉपिक ये भी है कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, इवेपोरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सब कुछ इसी में ही है। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इससे कुछ टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी होती है। स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेसिफिक छोड़ो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद रखो, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितनी तुम्हारी औकात है। रिलेटिव मतलब कि तुम्हारी हवा की कितनी औकात है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर एक्चुअली होल्ड्स, कितना उसने होल्ड कर रखा है, और कितना वो होल्ड कर सकती है, कितना एयर होल्ड कर सकती है ह्यूमिडिटी को, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब खुद बताओ, ठीक है ना। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, लेट सपोज कि मैंने किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी घटेगी। ऑब्वियसली तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, एयर होल्ड होती ही रहेगी। तो होल्ड करने की जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सैचुरेशन किसे कहते हैं, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। 100% मतलब कि जितना वो होल्ड कर सकती है, जितना उसमें होल्ड है, वो दोनों बराबर हो जाए। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है कि मतलब मैं वेट निकलना है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है, डिवाइड बाई टोटल एयर, वेट ऑफ द एयर इन किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो वेट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, और हम लोग एयर का वॉल्यूम देख लेते हैं, वो हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बारे में ओवरऑल तो पता ही है। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब वो लिक्विड से, ध्यान रखना, लिक्विड से सॉलिड है और ये गैस है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड से गैस की तरफ जाता है। ठीक है, लिक्विड से गैस की तरफ होता है तो इवेपोरेशन होता है। हमें पता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, बस एक चीज ही, बस एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन हमेशा लो होगा। दूसरा क्या होगा, विंड स्पीड बढ़ गई तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ये भी मुझे पता ही है। लेकिन जब अगर सैलिनिटी बढ़ गई तो इवेपोरेशन लो हो जाएगा, ये मेरे को भूल रहता है, ये मेरे को याद नहीं रहता, बस लेकिन ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ने पे इवेपोरेशन लो हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या है कि इवेपोरेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, वो तुम्हें पता है, सेटअप, SETP। ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल, क्यों, क्योंकि वहां सब ट्रॉपिकल में इसलिए होता है कि वहां पे हाई प्रेशर होता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है, और ह्यूमिडिटी भी जो है लो होती है बहुत ज्यादा। तो इसी कारण जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, वो यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है वो खूब ज्यादा होता है सब ट्रॉपिकल रीजन पे, फिर इक्वेटोरियल, और फिर ट्रॉपिकल, फिर पोलर रीजन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो होता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे सिर्फ एक ही चीज बस हाई होती है, वो होती है हाई PPT, वरना ज्यादातर केसेस में जो है सब ट्रॉपिकल में ही हाई होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, जो मैंने ये जो वेपर बनी थी, जो ये सॉलिड से लिक्विड में गया था, लिक्विड से सॉलिड में गया था ना, ओ सॉरी, लिक्विड से वेपर में गया था, वेपर में गया था। तो जब वेपर से जब लिक्विड में वापस आए तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि मॉइस्चर कम हवा में ज्यादा है, तो उसका ड्यू पॉइंट भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा, मतलब इतनी आराम से कंडेंसेशन नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि फ्रॉस्ट किसे कहते हैं। फ्रॉस्ट पॉइंट मतलब वो पॉइंट हो जाता है जब भी जो ड्यू पॉइंट है, जब ये से बोलो कि मैं जो कंडेंसेशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए, तो हम लोग उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। ऐसे ही मेरे पास ड्यू क्या होती है, ड्यू मतलब पता, ड्यू मतलब कि समझ रहे हो ना, कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके ऊपर पानी जो है ड्यू हो जाता है, वो ओस जिसको बोलते हैं, ओस हमारा ड्यू ही है। ठीक है, क्या कंडीशन फेवर करती हैं ड्यू के लिए, ये तीन याद रखने की। लॉन्ग विंटर नाइट, यही क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर क्लाउडलेस होना चाहिए, काम विंडलेस एयर हो। देखो अगर यहाँ पे हवा चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मतलब वाटर वेपर है वो उड़ जाएगा, तो ड्यू नहीं बन पाएगा। फिर क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई, क्यों ऐसा क्लियर क्यों चाहिए, ताकि अगर अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे टेम्पर्ड हो जाएगा, जो अर्थ की जो रेडिएशन है, लेट सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ की जो रेडिएशन होंगी ये जो है इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ जाएंगी, ये जो क्लाउड होंगे ऊपर इनसे रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है वाटर वेपर ड्यू फॉर्म नहीं कर पाएगा। लॉन्ग विंटर नाइट, लॉन्ग विंटर नाइट इसलिए चाहिए ताकि टेम्परेचर जो है थोड़ा और लो हो जाए, मतलब ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर और लो हो जाए। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर फ्रॉस्ट और राइन क्या होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है, मतलब दोनों
वही फ्रॉस्ट मतलब जो होता है ना कि बर्फ जमना, राइम मतलब भी बर्फ जमना होता है, बस राइम में एक ये डिफरेंस है कि इसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मिस्ट क्या होते हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन द एयर, ठीक है। हैज कॉज्ड बाय मोर स्मोक, मोर डस्ट, लिमिट ह्यूमिडिटी, इसको हैज बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग रेनफॉल पे, नहीं क्लाउड एंड रेनफॉल पे। क्लाउड पे तो मैंने तीन टर्म्स याद, देखो मेरे कुछ टर्म्स क्लाउड के याद है, जैसे कि निम्बस है, निम्बस का मतलब रेन बियरिंग है, ये मुझे याद है। स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड होता है, ये भी याद है। बस एक तीन चीजें मेरे को याद रखनी है। अल्टो मतलब कि मिड एल्टीट्यूड, क्यूमुलस मतलब कि कॉटन टाइप के, क्यूमुलस मतलब कि कॉटन टाइप के, ठीक है ना। साइरस मतलब कि हाई एल्टीट्यूड, साइरस मतलब कि ये हाई एल्टीट्यूड होता है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है ना। क्यूमुलो, बस ये तीनों याद रखने हैं यार। एक तो मिड एल्टीट्यूड हो गया, अल्टो वाला हो गया, अल्टो मतलब मिड एल्टीट्यूड हो गया। साइरस जो है, बस इसमें कंफ्यूजन किसमें होती है, क्यूमुलो और साइरस में। साइरस मतलब कि मान लो कि हाई है, पागल है, ठीक है ना, साइको साइरस, ठीक है। स्टेटस मतलब कि लेयर्ड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, रेनफॉल, रेनफॉल के लिए कंडीशन नेसेसरी फॉर रेनफॉल, अपलिफ्टमेंट द मॉइस्ट एयर, सैचुरेशन एंड कूलिंग बिफोर द ड्यू पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे हो सकती है, वो चीजें तो पता होना चाहिए ना। फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शन ये तो पता ही है, नॉर्मली जो होती है। ओरोग्राफिक क्या होती है, ओरोग्राफिक पता है ना, माउंटेन से जाती है। फिर ईस्ट साइड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेन शेड एरिया। अपने इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो है रेनफॉल जो है वो ओरोग्राफिक ही होती है, ठीक है ना। साइक्लोनिक और फ्रंटल अलग चीज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो मैंने क्या बोला कि इक्वेटोरियल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल होता है। फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में मिनिमम रेनफॉल होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर कंडीशन, प्रेशर सब्सिडेंस एंड ऑफशोर ट्रेड विंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है टेम्परेट रीजन में भी जो है ठीक ठाक हो जाती है, 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है। और ये टेम्परेट रीजन में इंक्रीज करती है रेनफॉल फ्रॉम इंटीरियर, मतलब सपोज कि इंटीरियर कॉन्टिनेंट से लेकर के बाहर तक ये जो है इंक्रीज करती है रेनफॉल, इंक्रीज फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन, पूरा रीजन में, ठीक है, कमी होगी। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म पता है ना क्या होता है, कि लेट सपोज ये माइनस है, ये प्लस है। अब क्या होता है कि इससे कारण से क्या होता है, जैसे लेट सपोज ये जुड़े, ठीक है ना, तो इससे कारण क्या होता है कि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था एयर का, तो ये गैप वापस आती है, इसी कारण इसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई प्रोड्यूसेस बाय, किस कारण, ये बादल जो फटते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, आंसर इसका नहीं है, ठीक है ना। थंडर इज द साउंड दैट इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन याद रखो कि आईएम की डेफिनेशन क्या है, 10 सेंटीमीटर पर आवर ओवर अ 50 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर टॉर्नेडो, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं। टॉर्नेडो कहाँ कहलाता है, टॉर्नेडो हरिकेन्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं जिनके उनको नाम दिए जाते हैं। उसके बाद आता है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स में क्या याद रखना क्या है, कि ये वर्टिकल, देखो क्या होता है, डब्ल्यू ने बोला हुआ है, डिफाइन किया जेट स्ट्रीम्स को, स्ट्रॉन्ग नैरो करंट कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग अ क्वासी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द अपर ट्रोपोस्फेयर और इन द स्ट्रेटोस्फेयर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर। स्ट्रॉन्ग और मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल होता है और लेटरल भी होता है, ठीक है ना। लेटरल मतलब कि बहुत किलोमीटर तक होते हैं, 100 किलोमीटर तक होते हैं। और ये वर्टिकल वर्टिकल भी होता है, ठीक है, मतलब ऐसे से ऐसे मूव करती रहती है। फिर इसके बाद इसी एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, कौन सी, एक तो ये हो गई। फिर इसके बाद क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड फास्टर ड्यूरिंग विंटर, ये पॉइंट बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और फास्टर होती है ड्यूरिंग द विंटर्स। कैसी होती है टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, तो पता ही है ना, पोलर इधर वाली हो गई, सब ट्रॉपिकल वाली हो गई, ट्रॉपिकल ये वाली हो गई, ईस्टर्लीज में पता नहीं कौन सी जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। क्वेश्चन बस एक यही आया हुआ था कि जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, गलत है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस किस लिए होता है, साइक्लोन फॉर्मेशन में भी काम आता है, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ द साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन जनरेशन में काम आता है, इफेक्ट ऑफ द लोकल वेदर, ये सब चीजें हो गई। एयर मास, एयर मास की एक डेफिनेशन उन्होंने दी हुई थी, एनसीईआरटी ने एयर मास की एक डेफिनेशन दी हुई थी। मतलब तुम्हें पता है ना कि एयर मास क्या होता है, एक बड़े से एरिया पे, ठीक है ना, मतलब कि एक बड़े से एरिया पे बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी एयर पे, ऐसा होता है ना, तो पता ना एयर मास क्या होता क्या है, तुम्हें पता है ना। फिर लेकिन एक डेफिनेशन दी हुई थी, मतलब मेरे को, मैंने जो नोट्स में है उसमें ये लिखा हुआ था कि एयर मास के अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, सब सब यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन मैं एक मिनट पढ़ता हूँ एयर मास की डेफिनेशन क्या दी हुई है इसमें। इसमें एयर मास की डेफिनेशन ये दी हुई है कि द एयर विथ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव बोला हुआ ना, इसने दिया हुआ है द एयर विथ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ
टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मास। ठीक है ना, ये जो डिस्टिंक्टिव है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने डिस्टिंक्टिव दे रखा है। ठीक है, यही बस ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्टिव दे रखा है। फिर एयर मास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसकी दे तो रखा है, लेकिन एयर मार्क्स ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इवन डिफरेंस बता रहे जो राइम सेकंड होते हैं, कोने कोने होते हैं। हाँ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं शुरुआत से। इम्पोर्टेंट तो इसका एक तो यही विंड वाला है, और एक जो है मेरे पास जो टेम्परेचर है और ये वाला इंसोलेशन वाला। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, शुरू से। वेदर क्या होता है, डे टू डे का होता है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज एटमॉस्फेयर कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ कंडीशनल टाइम पे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कैसे कंपोजिशन होता है, इसके लिए हम लोग, मैंने जो है नोट्स बना के किसके, क्लास 8 के, तुरंत एनसीईआरटी के। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और अर्थ का जो है मास, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैं कैसे शुरू करता हूँ, शुरुआत मेरे बता दी जैसे कि ये जो है, मान लो कि 80, मतलब जो हमारे पास अर्थ है, इसके लगभग जो है 80 किलोमीटर तक के आसपास में ये होमो होमो होता है, मतलब होमोस्फेयर होता है। फिर उसके बाद ये है हेट्रोस्फेयर, मतलब हेट्रोस्फेयर मतलब यहाँ पे जो है गैसेस जो है वो सिंगल सिंगल गैसेस के फॉर्म में होती है। हेट्रोस्फेयर में सब मिक्स होता है, वाटर वेपर ये सब जो है मिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मेरे पास आता है, सबसे पहले आता है, ये एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन अर्थ मास, and 99% of the total mass of the atmosphere is confined in the height of 32 किलोमीटर from the earth surface। अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर तक के बीच में 99% ऑफ द मास होता है अर्थ का। ठीक है, फिर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो ध्यान में रख लेना कभी भी। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, एक ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बेसिकली, कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। अब इन्हीं को ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें परमानेंट गैसेस कौन कौन सी होती हैं, वो उसका ट्रिक याद रखो, एकदम से याद रखना है, ठीक है ना, उसका ट्रिक एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, वो कौन सी है कि नो एक्ने हिलाया मत करो, XS2। ठीक है, नो एक्ने, ACNE। ठीक है ना, नो एक्ने हिलाया मत करो, XS2। ठीक है, पोर्शन ऑफ द गैसेस, नो एक्स से मतलब नाइट्रस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, और ये से मेरे पास ए से क्या है बे, आर्गन है, ये आर्गन है, कार्बन है, फिर उसके बाद नियॉन है, हीलियम है, मिथ, ये एम से मीथेन है शायद, क्रिप्टॉन हो गया, ये जेनॉन हो गया, फिर S2 हो गया। प्रोपगेशन ऑफ गैसेस चेंजेस, हाँ ठीक है। अब बेसिकली पता होना चाहिए कि, अब देखो तीन चीजें हैं, कि एक तो है कि ऑक्सीजन कहाँ तक लाई करती है, ठीक है, और फिर उसका CO2 कहाँ तक लाई करती है, और वाटर वेपर कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, तो CO2 एंड वाटर वेपर ओनली अप टू 90 किलोमीटर तक, अगर ओनली आएगा ना इस पे तो घबराना मत। ठीक है, CO2 एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एन 120 किलोमीटर तक। तो 120 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन CO2 और एस वाटर वेपर, ध्यान रखना, वो ओनली अप टू जो है 90 किलोमीटर तक बस पाए जाते हैं। फिर उसके बाद गैसेज आती हैं। अब हम लोगों ने पहला पार्ट शुरू कर दिया, गैसेस। गैसेस में मैंने दो पार्ट पढ़ा हुआ था, एक CO2 और एक ओजोन का। CO2 का ये बोला हुआ था कि जो गैसेस होती हैं CO2 वो ट्रांसपेरेंट होती है इनकमिंग, और जो ग्रीन हाउस गैस तो है ही है ना, तो जो इनकमिंग होती हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो आउटगोइंग होती है उसके लिए ओपेक होती है। इट ये लिखा हुआ पूरा, ओपेक इन द आउटगोइंग रेडिएशन, इट अब्सॉर्ब्स द पार्ट ऑफ टेरिटोरियल रेडिएशन। इसमें याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इट इज अ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इट अब्सॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरिटोरियल टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एंड रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ द पार्ट ऑफ द टू अदर्स। ठीक है, ओजोन का क्या है, ओजोन का पता होना चाहिए कि 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं है ना, स्ट्रेटोस्फेयर उसी पे ही है। ठीक है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक। एक्ट एज एन फिल्टर एंड एब्सॉर्ब्स द यूवी रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। पता है, ठीक है, कौन कौन सी है यूवी रेज, कौन सी है, UVA, UVB, UVC, और वो बताऊंगा मैं। UVA क्या होती है, UVA ही होती है बेसिकली। ठीक है, UVA ही होती है, वही जो है हम लोग के पास होती है, 95% होती है, लेस हार्मफुल होती है, लेकिन UVB और UVC बहुत हार्मफुल होती है। फिर इसका आता है मेरे पास वाटर वेपर। वाटर वेपर कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फेयर विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पे बढ़ेंगे, ये अर्थ के सरफेस एल्टीट्यूड बढ़ेंगे, तो वाटर वेपर सब कुछ लगभग लगभग जो है डिक्रीज करने लगता है। ठीक है ना, द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, इट मे अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरिया, डिजर्ट एंड पोलर रीजन में ये जो है 1% के आसपास होती है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वार्म ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा जो है वाटर वेपर होगा, जहां पे पोलर रीजन या फिर ठंडे इलाके हैं वहां पे कम होगा। 1% और 4%, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है।
इट आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर से पोल्स में भी ये जो है डिक्रीज करती है, ठीक है। Absorbs part of the insulation from the sun, preserve the earth radiation heat, it does that as blanket to allow the night, ठीक है। it act as a blanket, ठीक है ना, it acts as a blanket, ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी ये तो ठीक है। अब इस बार डस्ट पार्टिकल में क्वेश्चन आया था, इट में ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग द, इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो गए, जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर, ठीक है ना, ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम great height, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू द ड्राई विंड्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, सेटअप SETP, ठीक है, सब ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होता है, फिर इक्वेटोरियल, फिर इसके बाद टेम्परेट, फिर पोलर में, रीजन ड्यू टू द ड्राई विंड्स एंड कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल, फिर इसके बाद डस्ट पार्टिकल, ध्यान रखना ड्राई विंड से, ठीक है। डस्ट पार्टिकल एंड साल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज ए हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच द वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यही चीज है। फिर इसके बाद मेरे पास ये तो हो गया कंप्लीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दूसरा पार्ट मेरे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, याद करो सीधे, तुरंत याद करो, तुरंत ये डायग्राम पता होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ शुरू होता है 20 लेकर के, तो ट्रोपोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, 40 के आसपास जो है, -40 के आसपास, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपाउस, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपाउस, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर बीच वाला होता है, ठीक है, मीडियम मीडियम से रखना, मीजोस्फेयर 50-80, फिर थर्मोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर के ऊपर कौन सा होता है, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो एवरेज हाइट कितनी होती है, 13 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे होता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर तक पोल्स पे होता है। 18 किलोमीटर इक्वेटर पे किस कारण होता है, बिकॉज ऑफ इन कन्वेक्शन करंट, ठीक है। दिस ग्रेट हाइट थिकनेस एट द इक्वेटर इज बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफॉर्म टू अ ग्रेट हाइट बाय अ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट कारण, ठीक है। द लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, यही लेयर जो है डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स कंटेन्स करती है ऑलमोस्ट, और एक और पॉइंट भी है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर, ठीक है, और टेम्परेचर किस रेट से घटता है इस पे, 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 305 किलो, 165 किलोमीटर, 165 मीटर तक, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या होता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है, ये तो पता है ना, कि निगेटिव, मोर निगेटिव में बोलूंगा, ठीक है, तो मोर निगेटिव एयर टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और -45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स की तरफ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, स्ट्रेटो मतलब कि क्या होता है, स्ट्रेटस मतलब लेयर बाय लेयर, ठीक है, फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू 50 किलोमीटर, ट्रोपोपॉज लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इस पे ओजोन पाई जाती है, सर्टिफाइड, ये तो ठीक है, इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, और ये जो है इसी कारण यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, बिकॉज इट दैट ऑब्जर्व्स द यूवी रेडिएशंस एंड दैट इज व्हाई द टेम्परेचर राइजेस हियर, कंडीशंस आर एक्सट्रीमली ड्राई एंड एक्सेप्ट फ्यू रेयर, मतलब कंडीशन पूरे पूरे क्लाउड्स जो है ऑलमोस्ट इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है क्लाउड्स जो पाए जाते हैं वो मदर ऑफ पर्ल्स होते हैं, और जिसको हम लोग नार्कस, जो बहुत ही कम क्लाउड्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ नो क्लाउड, इसी कारण ही यहाँ पे क्लाउड पाए जाते हैं, इसी कारण जेट और एयरक्राफ्ट जो है यहीं पे ही फ्लाई किए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है यूवी रेडिएशंस में, देखो मैंने बोला ना कि ओजोन जो है मेरा 35 किलोमीटर पहले वाले नोट्स में था, 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन इज डिवाइडेड इनटू 3 बैंड में, कौन सा, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीए जो है वो ही, दीज आर द लॉन्ग वेव्स, long wavelength account for approximately 95% of the UV radiations reaching the Earth's surface, penetrate deeper layer of the skin causing tanning, aging and wrinkle, तो यही जो है जो आती है हमारे पास वो UVA ही है, ये जो है पहले से रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये बहुत खतरनाक है, इसी कारण हमको ओजोन बचाना भी है। फिर इसका करता है मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोपस का कुछ नहीं रखा है। मेसोस्फीयर कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, और दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि इसमें जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें चला जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में एनसीईआरटी तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूँ जनरल क्या होता है, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। इट कंटेन्स लोअर एंड टू लेयर, मतलब अब क्या होगा कि यहाँ से लेकर के अब ये जो हेट्रोस्फेयर तक शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेयर बाय लेयर होता है, जैसे N2 लेयर हो गया, ऑक्सीजन लेयर हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर राइजेस बिटवीन, ये सब चीज हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में भी मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज होता है, एक्सोस्फेयर में भी टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन उनको फील नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहां पे, ठीक है। ये चीजें हो गई। आइनोस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर मतलब उसके बाद होता है, आइनोस्फेयर क्या होता है कि आइनोस्फेयर और मतलब आयंस का जो बेल्ट होता है, मतलब वो बहुत दूर से, मतलब वो लेकर के ट्रोपोस्फेयर से लेकर के आयंस, देखो बेसिकली क्या होता है कि
ओके। तो मैग्नेटोस्फीयर, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोस्फीयर जो है। एक्सोस्फीयर क्या था, मैंने बोला था ना कि जो है 500-700 किलोमीटर से ऊपर जो है एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर तक होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसेस कैसे होती हैं कि मतलब कि एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है। यही जो है कंटेन करता है कौन सा, मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर में क्या होता है, बेसिकली एक वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट होता है। तो वो तुम पता है ना कि जो अर्थ से रेडिएशन वो सोलर से जो रेडिएशन आते हैं, सोलर जो आते हैं, तो वो जो है अर्थ के जो है वॉन एलन बेल्ट ऐसे बन जाती है ना, यहाँ पे जो है वो मतलब रोक लिए जाते हैं, ठीक है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। तो वो वन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट हो गया। तो क्या होता है, ये जो गैसेस पड़ी होती हैं, तो इनमें जो है ये सन की जो है रेडिएशन होते हैं। एज दे ऑब्जॉर्व द सोलर एनर्जी दे एमिट आयंस। तो फिर ये जब रेडिएशन जब सन की आती हैं, तो ये आयंस को एमिट करते हैं। तो ये आयन जो है इस वॉन एलन बेल्ट के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, और इसी को ही हम लोग मैग्नेटोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटोस्फीयर हो गया। ऐसे मेरे पास आयनोस्फीयर होता है। ठीक है। अब these ions different layer in these ion these ions different layers in thermospheres। अब ये जो आयंस होते हैं, ये जो है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, मतलब क्या हुआ कि थर्मोस्फेयर में भी पाए जाते हैं और एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं। और इसी को ही हम लोग जो है आयनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना, आयन स्फेयर कहते हैं, क्योंकि आयन जो है पूरे के पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक होते हैं, थर्मोस्फेयर से लेकर के एक्सोस्फेयर तक होते हैं। ठीक है। आयनोस्फेयर क्या, अब हम आयनोस्फेयर कर ले, मतलब लेयर बाय लेयर होते हैं ना, लेयर लेयर GFED करके, ठीक है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। फॉर्म ड्यू टू द आयनाइजेशन बाय द सोलर रेडिएशन। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि मतलब ये किस लिए यूज किया जाता है, आयनोस्फेयर किस लिए यूज किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हो गए, ये आयनोस्फेयर यूज किया जाता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आयनोस्फेयर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, विच हेल्प्स इन द रेडियो कम्युनिकेशन। लेट सपोज ये आयनोस्फेयर है, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ को लेकर के, इसी का रेडियो कम्युनिकेशन होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स आयनोस्फेयर। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है तो पता ही होगा तुमको। फिर इसका द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, कैसे, व्हाई, द प्रेजेंस ऑफ एन ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयनोस्फेयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, व्हाई, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एन ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स ऑन द अर्थ, तो वो ओजोन तो प्रेजेंट नहीं होती है। दोबारा कहता है कि रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। यहाँ पे ये जो बात किया हुआ है, मैंने तो ये पढ़ा कि ये शॉर्ट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, शॉर्ट वेवलेंथ आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ विच हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। पर यहाँ पे जो जनरल यूज किया हुआ, ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा हुआ था, तो ओ सॉरी चैट जीपीटी से पूछा हुआ था, तो उसने भी यही कहा कि यहाँ पे वो यहाँ रेडियो वेव्स जेनरिक टर्म्स में यूज हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, फिर इसका क्या हो गया, फिर इसके वाले क्वेश्चन हो गए थे कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द पोल्स। ये तो ठीक है, पता है कि क्यों कन्वेक्शन करंट कारण होता है। 24 में वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, और 2011 में वाला क्वेश्चन पूछा, मतलब एक दिमाग है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना कि देयर इज अ नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा ऑप्शन है कि देयर वाज नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखो नो नो है, तो यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इजली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, वो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ पूछ रहा है। तो इनको गलत मत मार देना एकदम से, ठीक है ना, दोनों दोनों सही है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है मेरा। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हो गया। फिर इसके बाद मेरे पास आता है इंसोलेशन, हीट बजट एंड एल्बिडो। अब इंसोलेशन क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन, जो कि किसके बराबर होती है, 1.92 कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होती है। उसको हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। शायद यहाँ पे थोड़ा कुछ दिक्कत है, यहाँ पे पर मिनट, ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मेरे को कहाँ चलना है, टेरिटोरियल रेडिएशन क्या होता है पता है ना, कि जो वेव्स आती हैं, छोटी वेव्स, चलो अभी इसको बताता हूँ मैं। इसके बाद मेरे को सीधे चलना है चैप्टर 9 पे, मैंने सीधे इस पे आ गया चैप्टर 9 पे। एनसीईआरटी का पूरा पूरा। अर्थ रिसीव्स, पहला पॉइंट क्या था मैं आपको बताना कि अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ है, पूरी नहीं बोल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम। क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम।
दिस वेरिएशन, इसी कारण क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी कारण क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन। ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इसी कारण हीट भी ट्रांसफर होती है, क्योंकि समझ गए ना। और ऐसे ही मैंने इसका क्वेश्चन बनाया हुआ था। अब चलते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या होता है? बेसिकली तुम्हें ये ध्यान देना है कि जैसे मेरे पास सन, ये मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, तो उसका रेडिएशन कैसे कैसे आता है, जैसे इक्वेटर में आते हैं तो एकदम 90 डिग्री पे हो गया, फिर यहाँ पे स्लैंट स्लैंट एंगल बन गया, तुम्हें ये वाला डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, सोलर रेडिएशन क्या होता है? अर्थ सरफेस रिसीव्स ऑल नहीं, लिखा हुआ मोस्ट, मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ, ये तो बात सही है। दिस एनर्जी इज शॉर्ट वेवलेंथ इज टर्म्ड एज इंसोलेशन, इसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देनी है, जैसे मेरे पास जो आती है, मेरे पास जो वेव्स आती हैं, ठीक है, वो शॉर्टर वेवलेंथ में आती है, सन से मेरे पास क्या हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये मान लो कि ये अर्थ है, और ये यहाँ पे जो है ये लोअर क्लाउड्स हैं, और ये अपर क्लाउड्स है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेरे पास जो जो रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है, फिर ये अर्थ अब्जॉर्ब करता है, फिर इसको जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ से भेजता है। लॉन्ग वेवलेंथ में मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो लोअर क्लाउड से रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो ये लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, ये जो है अपर क्लाउड इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट भी ये है कि जो अर्थ की जो मोस्ट ऑफ द हीट्स है, वो बिकॉज ऑफ द दीज रेडिएशन, जो अर्थ जो रेडिएशन भेजता है ना, उसके कारण से ये अर्थ की हीट होती है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन ये है कि अर्थ इंटरसेप्ट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन एनर्जी। स्टेटमेंट टू क्या है कि अर्थ इज अ गुड रिजेंबलिंग स्पेयर, क्योंकि जियोलॉइड रिजेंबलिंग स्पेयर है, इसी कारण जो है अर्थ जो है, अर्थ हमारा ऐसा है, इसी कारण हमारे पास जो है अर्थ इंटरसेप्ट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स लाइट, सन्स एनर्जी को जो है, ये इसका आंसर ए है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव्स 4 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। पर ये आंसर गलत है, ये जो सोलर कांस्टेंट है ना, कि 1.42 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर होता है, इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे पर स्क्वायर सेंटीमीटर है भाई, वाला पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, इसी को बोला था मैं। फिर उसके बाद क्या हो गया कि जब पास में होता है अपहीलियन, पास वाला क्या हो गया, पासिलियन, ठीक है, ये 3 जनवरी को होता है, ये ध्यान रखना। 3 जनवरी को होता है, पैरालियन दूर वाले को हम लोग बोलते हैं अपहीलियन, वो जो है 4 जून को होता है, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे रेडिएशन कम होगा, इस टाइम पे जो है इंसोलेशन, इस टाइम पे इंसोलेशन ज्यादा होगा, इस टाइम पे इंसोलेशन कम होगा, यही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर दूसरा टॉपिक है मेरे पास वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन ऑफ द सरफेस। क्यों जो है अर्थ जो है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इंसोलेशन क्यों मिलता है, पहली बात तो इंसोलेशन बेसिकली ये है कि इंसोलेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव रिस्पांसिबल फॉर द इंसोलेशन। क्वेश्चन 1 क्या है कि अर्थ रिसीव्स इंसोलेशन रिसीव्ड एट द लोअर लैटिट्यूड इज हायर एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट क्या है, तो इसने बोला कि लोअर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड की बात नहीं हो रही, लोअर लैटिट्यूड मतलब कि ये मेरे पास अर्थ है तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड हाई एल्टीट्यूड ये हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पोर्शन ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा एज कम्पेयर टू द दिस पोर्शन। हाइयर लैटिट्यूड्स लेसर द एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल कब बनता है, ठीक है, मेक द सन विद द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन द स्लैंट ऑफ द सन, मैं बताया था ना डायग्राम वाला, कि यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे स्लैंट एंगल बनाता है, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, वही सेम क्वेश्चन ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना, ऑलवेज लेस देन द स्लैंट एरिया, तो ऑलवेज जो एरिया कवर्ड जो होगा ना, वो इनका ज्यादा होगा ऑलवेज एज कंपेयर टू द इनका जो स्लैंट वाला एरिया होगा। मोर ओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये हो गया कि इंसोलेशन किस पे डिपेंड करता है। दूसरा पैसेज हो गया, पासेज ऑफ द सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। मैंने तो पहले रखा है, क्या रखा है कि जो लोअर क्लाउड होते हैं वो जो है इनकमिंग रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, हाई क्लाउड जो है वो नहीं करते हैं, और वहीं जो हायर क्लाउड होते हैं वो जो है जो अर्थ से रेडिएशन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, अर्थ को रेडिएशन बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, वो जो है इसको नहीं जान देता, ठीक है, वो हायर क्लाउड्स होते हैं। अब मेरे पास इस पे क्वेश्चन ये था कि जो स्काई कलर जो होता है सीम्स एज ए ब्लू और रेड सीम्स, मतलब हमें जो कलर जो होता है स्काई का, मतलब स्काई जो हमें कलर रेड दिखता है वो ब्लू दिखता है, और सनसेट और सनराइज का हमें कलर रेड दिखता है, वो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड था कि विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद रखना, ठीक है ना, आया भी हुआ है कि जो ट्रोपोस
ट्रोपोस्फेयर में जो वाटर वेपर, ओजोन और अदर गैसेज हैं, वो जो है मच ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती हैं। ठीक है, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कलर जो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर, जो हमें कलम आसमान का जो कलर मिलेगा, वो बिकॉज ऑफ रेडिएशन, मतलब होगा कि किस लिए होगा, क्योंकि वो स्कैटर्ड होगा ना, कहीं से स्कैटर्ड होगा। अगर कोई कोई पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है लाइट को, तो वो जो है हमें विजिबल नहीं होगा। इसीलिए जो स्टेटमेंट थर्ड है, क्या है, वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम्स बोथ टू द स्पेस एंड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। इक्वल क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ये वाला है ना, इंफ्रारेड was largely absorbed by water vapor and concentration in the lower atmosphere, ये दिया हुआ ना, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था ना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हीट बजट। हीट बजट मेरे को साथ किया हुआ है, हीट बजट मेरा कहाँ है, ये है मेरा हीट बजट। तो टोटल जो है 100% आया। बाहर का एटमॉस्फेयर, देखो अर्थ है, फिर ये एक एटमॉस्फेयर है, और ये बाहर का उसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ से बाहर से 35% जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद मेरे पास क्या बचता है, 65% ऑब्जर्व होता है। तो ये जो, अरे ये हो गया, ये लोअर क्लाउड्स जो होते हैं, ये जो है कितना कर देते हैं, ये जो है 65% में से ये जो है लोअर क्लाउड जो है 14% जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में रहता है 14% ये जो। ठीक है, अब फिर ये जो 51% ये एब्जॉर्ब होता है अर्थ के द्वारा। फिर अर्थ क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट करती है अर्थ 17, इसको रिफ्लेक्ट करती है, तो इसमें से जो 34% होता है, जो हाई क्लाउड्स होते हैं, वो 34% ऑब्जर्व कर लेते हैं, बल्कि 17% जाने देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ था, मैं 17 से 17 गुड़े 34 सत्तर 51, 51 ऐसे याद किया हुआ था। अब फिर इधर तो याद था कि 14 है, ये 51 है, फिर इन दोनों को जोड़ के 65 हो गया, और ये 35 हो गया, ऐसे याद किया हुआ था मैंने। ठीक है, और एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो अर्थ है, मैं दोबारा यही बात बोल रहा हूँ कि जो अर्थ है, वो हमारा अर्थ हीट मोर फ्रॉम द टेरिटोरियल रेडिएशन एज कम्पेयर टू द इनकमिंग रेडिएशन। टेरिटोरियल रेडिएशन क्या होता है, ये जो है, ठीक है, अर्थ से जो हमारा रेडिएशन जाता है लॉन्ग वेव्स में। ठीक है, अब हीट बजट के बाद एल्बिडो, हीट बजट के बाद था मेरे पास एल्बिडो, कहाँ गया एल्बिडो, एल्बिडो तो पता है ना क्या होता है, ठीक है पता है। फिर उसके बाद कुछ एक चीज याद रखना कि एल्बिडो किस साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो गया, मेरे पास जो ओपन डेजर्ट्स हैं, मतलब ओपन मतलब कहीं पे भी अगर आइस जमी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिजर्ट, डिजर्ट पहले आएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ग्रीन ग्रासेस आती हैं, फिर सॉइल आता है, फिर उसके डिसीडियस। अब इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। तो वो तो यहाँ पे आ गया कि लैंड कवर्ड बाय द फ्रेश स्नो, अगर ये नहीं होता तो पैडी क्रॉप लैंड, पेरिन लैंड, इसमें मैं सैंड डेजर्ट मारता। ठीक है, फिर एक और चीज भी है कि मरकरी, मरकरी वीनस मार्स, वर्करी वीनस अर्थ मार्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हमारा अर्थ है, उसका एल्बिडो जो है वो मरकरी से ज्यादा है। हम लोग सोचेंगे कि मरकरी पास में तो ज्यादा चमकेगा, लेकिन नहीं, हमारा अर्थ का एल्बिडो ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा तो इसी का ही होता है, वीनस का होता है, कि ये क्या कहता है, राइजिंग स्टार कहता है ना, साइनिंग स्टार, साइनिंग स्टार कहते हैं ना, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं इसको, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ एन CO2 इन इट, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट होता है। ये हो गया, एल्बिडो तक हो गया। सोलर कांस्टेंट, रेडिएशन, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस याद रखना। ठीक है, गैसेस CO2, CH मीथेन हो गया, N2O, पर फ्लूक्लोर SF6, H हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, H2O वाटर वेपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। यार मैंने एक और चीज तो भूल गई थी। ओ, ये मुझे एल्बिडो में आ गया ना, इस पे नहीं, एक और चीज भूल रहा है अभी। ठीक है, ये है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑफ एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में कैसे इंसोलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इंसोलेशन जो है सब ट्रॉपिक्स में, फिर आ गया सेटअप आ गया SETP। सब ट्रॉपिक में ज्यादा होता है, 320 के आसपास होता है, वहीं पोल्स में 20 के आसपास होता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है इंसोलेशन 10 टाइम्स, देखो टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ रिसीव्ड एट द पोल्स, ये तो गलत है। ठीक है। ठीक है, फिर मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव्ड ओवर द इक्वेटर्स, नहीं, सब ट्रॉपिकल में होता है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड इंसोलेशन इज मोर ओवर द ओशियन एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंट, नहीं, पर कॉन्टिनेंट पे ज्यादा होता है, ओशन पे नहीं होता है। इन विंटर द मिडल, ऑब्वियस सी बात है, इंसोलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, विंटर पे
विंटर से समर पे जो है इंसोल्यूशन ज़्यादा होता है होगा। फिर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसमें 3 टर्म्स है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है एडवेक्शन। बस मैं 3 क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, जब मैं कभी भी 2 बॉडीज को, एक गर्म एक ठंडी को जोड़ दूंगा तो जो हीट पास होगी उसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, जब मेरा जो है अर्थ जो मेरी भेजती है कन्वेक्शन, ठीक है, अर्थ जो है मेरी जो रेडिएशन भेजती है ऊपर एटमॉस्फेयर गर्म करती है, तो उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, ऊपर कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन क्या होता है, जब यही ट्रांसफर जो है हॉरिजेंटल हो रहा हो, यही हीट जो ट्रांसफर जो हॉरिजेंटल हो, तो उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। अब इन सब का एक सिग्निफिकेंस देखो, एक जो याद रखना है कि कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर, इसको सही मानना, ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। द मिडिल लेटीट्यूड मोस्ट diurnal मतलब कि डे एंड नाइट वेरिएशंस इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय द एडवेक्शन अलोन, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे ऐसे आ गए तो ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। टेरिटोरियल रेडिएशन बता दिया ना कैसे होता है, अर्थ से जो है जो रेडिएशन जाता है, मोस्ट ऑफ द हमारी अर्थ जो है इसी कारण हीट होती है, ये जो है हायर क्लाउड्स के द्वारा ज्यादा ऑब्जर्व किया जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 51%। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यही चीज थी, मेरे पास नॉर्मल डेप्थ हो गए 6.5% पर किलोमीटर वो गिरता है टेम्परेचर, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव हाइट में हम लोग जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और साथ ही साथ में हम लोग जब क्या कहते हैं वेट भी जो हमारा होता है, ठीक है ना, वेट भी हमारा जो है जैसे ही हम लोग हाइट में एल्टीट्यूड में बढ़ते हैं तो हमारा जो है वेट भी हमारा डिक्रीज होता है। ये मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर तो बता दिया मैंने, ठीक है। फिर हीट बजट भी हो गया, एल्बिडो भी हो गया, और ये भी मैंने करके बता दिया मैंने, ठीक है। एल्बिडो और 35% जो है किसका होता है, ठीक है। अब आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें ये याद करना है, ठीक है ना, कैसे याद करना है, फ्रिज वाला ऊपर आ जाता है ना, फ्रिज जोन ठंडा होता है ना, फ्रिज जोन इसलिए हो गया। टेम्परेट जोन तो पता ही है, अब बीच में याद रखना है टोराइड जोन, ठीक है, टोराइड 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 जोन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद ये तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना हम लोग, तो वो तो तुम्हें पता ही होगा, ये वाला सीन तो पता ही होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नॉर्दर्न होता है तो मतलब कैसे आते हैं, जनवरी में क्या आते हैं हम लोग, नो, नो मतलब कि नॉर्दर्न टुवर्ड द ओशियन, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंट में क्या था, सी एस मतलब कि कॉन्टिनेंट में, एस सी मतलब कॉन्टिनेंट में हमारा जो है साउदर्न की तरफ से आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने बोली हुई थी, वो चीज ध्यान में रखना। सीजन वेरिएशंस होते हैं आर मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सीजन वेरिएशन ज्यादा क्यों होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि जो होता है अर्थ अर्थ क्योंकि वहां पे वो जो है कॉन्टिनेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मैंने ये पढ़ा हुआ है लैंड मास ज्यादा होता है, लैंड लैंड क्या होता है, लैंड मास में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट की बात होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जो है वो लैंड का जो होता है वो क्या होता है, वो क- कम होता है लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो मतलब ये कुल मिला के कि हमारा जो लैंड है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तुम्हें पता ही है। फिर टर्मिनोलॉजीज क्या होता है इसमें, मीन डेली, मीन मतलब याद है, ड्यूरनल याद रखना, मैक्सिमम जो डेली का मैक्सिमम होता है, जो डेली का जो मिनिमम होता है, उसके जो डिफरेंस होता है उसको हम ड्यूरनल बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं, कि और ऑर्डिनरी कैसा होना चाहिए कि वो ऐसे डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर नॉर्मल लैब स्टेट के, लेकिन क्या होता है कभी कभार क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ एन, क्योंकि कि यहाँ पे कोई कभी कभार जो है इसी को टेम्परेचर नहीं बोलते, क्योंकि ऊपर जो है कोई हॉट मतलब बादल हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, इसी कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। रेडिएशन इन्वर्जन हो गया, एयर ड्रेनेज हो गया, फ्रंटल फ्रंटल तो पता ही है पढ़ेंगे भी। एडवेक्शन, एडवेक्शन में कैसा होता है तुम बताओ मुझे, ठीक है। अब इसी में ही कुछ कुछ करना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही बोला ना कि हाई क्लाउड जो है वो प्राइमरी रिफ्लेक्ट करते हैं, गलत है, बल्कि जो है लोअर क्लाउड्स होते हैं वो जो है प्राइमरी रिफ्लेक्ट करते हैं। लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो उल्टा रख दिया, दोनों को उल्टा कर दिया तो नाइदर हो जाएगा। Annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas, which what is the reason? कोस्टल एरियाज में से ज्यादा जो है एनुअल रेंज टेम्परेचर जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्यों होता है, इन कंपेरिजन टू द ओशियन द कॉन्टिनेंट हीट एंड कूल्स मोर क्विकली, ठीक है। एक स्पेसिफिक हीट अभी अभी एक्सप्लेन किया, दिस एक्सप्लेन द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन एंड मोर मॉडरेट देन दैट ऑफ लैंड। तो इसका आंसर क्या हो गया, वन ओनली, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड इन द कॉन्टिनेंट्स, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन पूछा, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस,
देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एकदम सही है, एकदम सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये भी बिल्कुल सही है। लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे अर्थ से जो आती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, और यही जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो जो है ऑब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एकदम गलत है, ठीक है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड द ओशन इज ग्रेट ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। The specific heat of water is more than that of the land surface। एकदम इसका सही एक्सप्लेनेशन है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन जो है वो समर पे ज्यादा होता है, विंटर पे मतलब, समझ रहे हो ना। 2023 में क्वेश्चन होगा था। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, कुछ सिग्निफिकेंस है टेम्परेचर इन्वर्जन का, कि व्हाट इज एन स्मोक। फॉग प्लस में स्मोक इज इक्वल टू स्मोक, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रेशर वाला क्वेश्चन, ठीक है, बताता हूँ। व्हाई देयर इज सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर डिवीजन, क्या होता है, रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉग। ओके, फॉग मिक्स विद द स्मोक इज इक्वल टू स्मोक बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर जो पॉल्यूटेंट ट्रैप्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तभी विंटर में ज्यादा पॉल्यूशन गिर जाता है उधर, नो पीवीटी बीपीडी नहीं होती है। व्हाई देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि और तो रीजंस है ही लाइक द लो टेम्परेचर सेक्टर, बट टेम्परेचर इन्वर्जन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, इट प्रिवेंट्स द कन्वेक्शन ऑफ द एयर, ठीक है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सटेंडेड बाय एयर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करती हैं प्रेशर को, रोटेशन एल्टीट्यूड सब इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर जब मेरे पास ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, प्रेशर जो है मेरा डिक्रीज होगा। ये कब होगा, ये तो सिर्फ हमेशा ओपन सिस्टम पे होगा। अगर ये क्लोज सिस्टम हुआ तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ये तो पता ही है तुमको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोबार्स। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है, कि आइसोबार्स कैन बी स्टेट, ध्यान रखना हाई, जो मतलब कि सिर्फ ओशन में पाया जाता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर जो है वो गोला गोला होता है। बेसिकली ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोबार्स कैसे कैसा होता है, कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी होता है, कर्व लाइन भी होता है, सर्कुलर लाइन भी होता है, ठीक है। ये चीज तो होती होती है। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा पूरे पूरे अर्थ में, तो ध्यान रखना कि जो जो ओशियंस है वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट ज्यादा बनता है, हमेशा बनता है। और वो कैसे बनता है, कि जनवरी में किसकी तरफ बनता है, फरवरी जुलाई में किस तरफ बनता है, ये याद करो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा तो विंड्स मैंने कर ली दिया है, सीजनल विंड्स कर दिया है। विंड्स से क्वेश्चंस देख लो सारे के सारे, कर लो, ये क्वेश्चंस खुद से करना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस कर लिए हैं, और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन या तो ध्यान है ना। फिर क्वेश्चन ये वाला हुआ था, क्वेश्चन क्या था, 60 से लेके 65 डिग्री तक लैटिट्यूड ऑफ द बोथ द हेमिस्फीयर हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ एन हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कैसा होता है, कि 30 डिग्री पे हो गया, ठीक है। 30 डिग्री पे क्या होता है ये, नीचे की तरफ आता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और वहीं 60 डिग्री पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो क्या बोला, 60 से लेके 65 बोथ द हेमिस्फेयर्स हैव द लो प्रेशर होता है, ठीक है। बेल्ट इंस्टेड ऑफ एन हाई प्रेशर, ठीक है। द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशियंस रेदर देन ऑन अ लैंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये होता है, परमानेंट होते हैं ओशियंस में, लैंड्स में नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बी आंसर है इंडिविजुअल, बट आर्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता, रीजन नहीं देता है, ठीक है। ये होता है ऐसा। अब इसमें कुछ और तो नहीं है, थोड़ी ये वाला क्वेश्चन देख लेना कि, ठीक है ना। वाई ड्यू ड्रॉप्स जो है फाउंड होते हैं डे नाइट में ही। ये मेरा क्लाइमेटोलॉजी, हाँ अच्छा, कुछ मिसलेनियस है। एक बस याद रखना भाई, प्लीज याद रखना कि आइसोफाइट क्या होता है। आइसोफाइट क्या होता है, लाइन विद द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, इसको हम लोग जो भी बोलते हो, आइसो हाइट बोलते हैं, हाइट जो भी बोलते हैं। आइसोथर्मल तो पता ही है कि इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, आइसोबार इक्वल प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज भी है कि इन जनवरी आइसोथर्मल टेक्स अ बेसिस फॉर डिवीजन इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। उसकी जो है टेम्परेचर कितना होता है, वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और सन हेलो क्या होता है, सन हेलो मतलब ये होता है कि सन मतलब एक बढ़िया सीटिंग एक बन जाती है, ठीक है। तो वो किस कारण, आइस क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल साइरस क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, इसी कारण जो बनते हैं वो। और फिर ये लोकल विंड ध्यान रखना। तो फोन की क्या हो गई, फोन की मेरे पास हो गई एल्स माउंटेन यूरोप हो गया, और इनका थोड़ा याद रखना है, समून संतरा जोनालन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, कुछ और नहीं, ठीक, थैंक यू।